हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है एसिड बेस इम्बैलेंस। एसिड बेस इम्बैलेंस को समझने से पहले आपको बफर सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा। तो हम इसको एसिड बेस इम्बैलेंस ना रखते हुए सबसे पहले बफर को थोड़ा सा कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बफर सिस्टम, बफर क्या होते हैं? बफर वह केमिकल सब्सटेंस है जो बॉडी की पीएच को न्यूट्रलाइज करके रखते हैं, वह बफर कहलाते हैं। बॉडी की पीएच कितनी होती है? 7.35 से 7.45 के बीच में अपनी बॉडी की पीएच होती है। तो सबसे पहली बात हम यहां पर ड्रॉ करते हैं कि बफर क्या है। बफर क्या है? तो आप बोलेंगे वह सब्सटेंस या वह केमिकल सब्सटेंसेस जो कि बॉडी की पीएच को न्यूट्रलाइज रखेंगे। बफर वह केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी की पीएच को न्यूट्रलाइज करके रखते हैं। और बॉडी की पीएच को न्यूट्रलाइज करने से क्या मतलब है कि मानिए अपने बॉडी की अपनी पीएच कितनी है? अपनी पीएच है 7.35 से और 7.45, ये अपनी नॉर्मल पीएच है। और यहां पर अपन ने लिख दिया इसका मिड पॉइंट 7.40 और ये क्या हो गया? ये न्यूट्रलाइज पॉइंट हो गया। तो 7.35 से 7.45 क्या होगी? पीएच होगी। तो ये अपन ने यहां पर इस प्रकार से डिक्टेट कर दिया। तो बॉडी की पीएच कितनी हुई? 7.35 से 7.45। तो यहां पर ये चीज न्यूट्रलाइज रहेगी। अब यहां पर हम इफेक्ट देखते हैं। जैसे जैसे पीएच बढ़ती है, ये देखिएगा अब पीएच बढ़ रही है। जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी, मान लीजिए 7.50, 7.52, 7.58, तो इस प्रकार से इसमें क्या हो रहा है? पीएच बढ़ रही है। गौर से समझिएगा। तो यहां से 7.45 से जैसे जैसे पीएच इंक्रीज हो रही है, पीएच इंक्रीज हो रही है, तो मीडियम क्या हो रहा है? जो मीडियम हो रहा है वह क्या हो रहा है? एल्कालिक मीडियम हो रहा है। समझिए बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एल्कालिक, एल्कालिक मतलब मीडियम कैसा हो रहा है? क्षारीय हो रहा है। हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? क्षारीय हो रहा है। और पीएच बढ़ रही है, इसका मतलब एल्कालिक हो रहा है। समझ में आई बात? सेकंड नंबर पे अगर अपन बात करें यहां पे पीएच को, क्या पीएच को घटाने की कोशिश करते हैं इस प्रकार से। देखिएगा मैं पीएच घटा रहा हूं, ये देखिए 7.35 से 7.12 मतलब पीएच घटी। उसके बाद में 6.90 और पीएच घटी, 6.50 और पीएच घटी, 6.12, ये पीएच घट रही है। अब 7.35 से पीएच घट रही है, तो मैंने यहां पर लिख दिया ये पीएच घटी, पीएच डिक्रीज हुई। तो मीडियम किसको प्रमोट कर रहा है? अब जैसे जैसे पीएच घट रही है तो मीडियम हो रहा है एसिडिक, मीडियम हो रहा है एसिडिक। या फिर हम बोलें कि मीडियम में क्या आ रहा है? अम्लीयता आ रही है, अम्लीय हो रहा है। ये चीज समझ ली। तो सबसे पहली बात कि नॉर्मल पीएच कितनी है? 7.35 से 7.45, और ये न्यूट्रल होती है। और जैसे ही पीएच बढ़ने लगती है तो मीडियम एल्कालिक होने लगता है। और जैसे ही 7.35 से पीएच घटने लगती है, डिक्रीज होता है, तो मीडियम एसिडिक होता है। इसी चीज को मैंने यहां पर डिक्टेट किया। हल्का सा और बताता हूं मैं यहां पर आपको। देखिए जैसे जैसे पीएच इंक्रीज होता है तो एल्कालिक होता है, ये अपन ने फाइनली बनाया। और जैसे जैसे पीएच डिक्रीज होता है तो मीडियम एसिडिक होता है, ये अपन ने फाइनलाइज करके एक बार के लिए इसको यहां पर रोक दिया। ये मैंने यहां पर आपके सामने ब्रैकेट्स में इसको लेकर के रख दिया। अब आपको देखना है एसिड किसको इंडिकेट करता है? बेस किसको इंडिकेट करता है? देखिए बॉडी के अंदर जो एसिड होता है ये हाइड्रोजन आयन इंडिकेट करते हैं, और बेस को हाइड्रोक्साइड आयन या फिर अपन बोले बाइकार्बोनेट्स इंडिकेट करते हैं। क्लियर होनी चाहिए।
एसिड को कौन इंडिकेट कर रहा है? हाइड्रोजन प्लस आयन। और बेस को कौन इंडिकेट कर रहा है? बाइकार्बोनेट आयन। हाइड्रोजन एंड एसिड को, बेस बाइकार्बोनेट्स को। अब अगर अपन यहां पर बोले कि देखिए जब पीएच बढ़ रही है, गौर से समझिएगा, जब पीएच बढ़ रही है तो एल्कालिक कंडीशन बढ़ रही है। इसका मतलब कौन से आयन बढ़ रहे होंगे? बाइकार्बोनेट्स आयनों में क्या हो रही है? डेफिनेटली वृद्धि हो रही है। देखिए ऊपर मैंने लिखा था पीएच बढ़ रही है तो एल्कालिक हो रहा है। एल्कालिक हो रहा है तो कौन सा? बेस के लिए या एल्कालिक के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? बाइकार्बोनेट्स आयन। तो मैंने यहां पर क्या लिखा? जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी तो बाइकार्बोनेट्स बढ़ेंगे। संग में एक और चीज लिख रहा हूं, बाइकार्बोनेट्स बढ़ेंगे तो संग में मैंने एक और चीज लिख दी कि हाइड्रोजन आयन घटेंगे। ये चीज समझिए एक बार, कैसे बनी समझने की कोशिश करिए। हमारी बॉडी की पीएच तो नॉन न्यूट्रल है, एसिड बेस का अनुपात एकदम फिक्स है, एकदम फिक्स है। अब मान लीजिए कि अगर एल्कालिक हो रहा है तो एल्कालिक जब बढ़ेगा ना, जब बेस बढ़ेगा, बेस मतलब जब बाइकार्बोनेट्स बढ़ेंगे, जब बाइकार्बोनेट्स बढ़ेंगे तो क्या होगा? बेसिक कंटेंट बढ़ेंगे, मीडियम एल्कालोसिस की तरफ जाएगा। अब ये बाइकार्बोनेट्स जब बढ़ेंगे जब हाइड्रोजन आयन कम हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? अगर हाइड्रोजन आयन होते तो बेस बढ़ने ही नहीं देते वो। तो यहां पर सिंपल से कंटेंट को ज्यादा डीपली मत सोचिए, पहले आप ये समझ लीजिए कि पीएच बढ़ रही है तो बाइकार्बोनेट्स बढ़ रहे हैं, और बाइकार्बोनेट्स बढ़ रहे हैं इसका मतलब हाइड्रोजन आयन घट रहे हैं। सेम एस कंडीशन यहां पर भी देख लीजिए एक बार कि पीएच घट रही है, पीएच घट रही है तो क्या हो रहा है? एसिडिक मीडियम हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं, और हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं इसका मतलब आपको पता होना चाहिए बाइकार्बोनेट आयन कम हो रहे हैं। और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे आप? इस कंडीशन को आप बोलेंगे एसिडोसिस कंडीशन, और इस कंडीशन को बोलेंगे आप एल्कालोसिस कंडीशन। बिल्कुल सिंपल है। दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा, जब तक समझाऊंगा तब तक समझ में नहीं आता, और आपका मुझे कंसंट्रेशन चाहिए। देखिए दोबारा से, सबसे पहली बात, पीएच कितनी होती है? तो आपने बोला 7.35 से और 7.45 के मध्य में क्या होती है? पीएच होती है। जब 7.45 से पीएच अबव जाएगी, पीएच अबव जाएगी, तो एक बार के लिए आप समझ लीजिए ये कंडीशन क्या होगी? एल्कालिक होगी, या फिर क्या होगा? क्षारीयता बढ़ेगी, क्षारीयता बढ़ेगी, या फिर क्या होगा? बाइकार्बोनेट्सों की मात्रा में वृद्धि होगी, या फिर क्या होगा? अम्लीयता घटेगी, अम्लीयता घटेगी, या फिर क्या होगा? हाइड्रोजन आयनों में कमी आएगी। तो यही मैंने यहां पर लिखा है, देख लीजिए, कोई खास चीज तो लिखी नहीं है। क्षारीयता और अम्लीयता। मैंने क्या बताया था? बेस को कौन, ये बेस भी लिख देते हैं इधर, बेस, बेस को कौन इंडिकेट करता है? बाइकार्बोनेट्स। और हाइड्रोजन आयन किसको इंडिकेट करते हैं? एसिड को। बात एक ही है, जैसे जैसे पीएच बढ़ती है तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस आपको देखने को मिलेंगे, सारे कॉन्फ़िगरेशंस आपको देखने को मिलेंगे। इस बात को समझ लीजिएगा। एक ही बात कर रहे हैं, जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी मीडियम एल्कालिक होगा, और जब एल्कालिक होगा मतलब बाइकार्बोनेट्स बढ़ेंगे, इसका मतलब एसिडिक मीडियम में कमी आएगी या फिर हाइड्रोजन आयनों में कमी आएगी। सेम वाइस वर्सा कंडीशन, दूसरा भी लिख देता हूं मैं। पीएच नॉर्मल होती है 7.35 से 7.45, अब पीएच बिलो होने लगी, बिलो 7.35 से। अब इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? देखिए मीडियम क्या होगा? एसिडिक होगा, एसिडिक होगा। अब हिंदी में भी लिख देता हूं, बार बार इसमें कन्फिग्रेशन कोई बात नहीं घूमनी चाहिए। मतलब मीडियम में क्या होगी? अम्लीयता आएगी, या फिर अपन बोले कि हाइड्रोजन आयनों में वृद्धि होगी, या फिर क्षारीयता में क्या होगी? कमी होगी। तो ये क्षारीयता में हमने कमी कर दी, या फिर बाइकार्बोनेट्सों में क्या होगी? कमी होगी। बस मैं यही कहना चाह रहा हूं, इनको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, लेकिन समझना जरूर है। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। देन फाइनली अगर हम बोलें कि पीएच जैसे डिक्रीज होती है, पीएच 7.35 से 7.45, मतलब पीएच 7.35 से डिक्रीज होगी, बिलो होगा, तो मीडियम क्या होगा? एसिडिक होगा। और जब पीएच इंक्रीज होगा तो मीडियम क्या होगा? एल्कालोसिस होगा, एल्कालोसिस होगा। यह बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो यहां पर मैंने आपके सामने टर्म बनाने की कोशिश करी, एसिडोसिस,
एसिडोसिस एंड एल्कालोसिस, ये दो कॉम्प्लिकेशंस आए आपके सामने एसिड बेस इम्बैलेंस के। पहला तो एसिडोसिस और दूसरा एल्कालोसिस। अब आपको इसको समझाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए जहां तक मैं समझ रहा हूं। सबसे पहली बात देखिए, जैसे जैसे समझाया मैंने वैसे वैसे आपको समझना है। सबसे पहली बात, एसिडोसिस कंडीशन में क्या होगा, हाइड्रोजन्स आयनों की सांद्रता में क्या आएगी, वृद्धि होगी। और संग में क्या पता है आपको कि बाइकार्बोनेट्सों की में क्या होगी, कमी होगी। ये बात बताना चाह रहा हूं। नेक्स्ट नंबर पे एल्कालोसिस की बात करें। एल्कालोसिस में क्या होगा, एल्कालोसिस में बाइकार्बोनेट्सों के अंदर वृद्धि होगी। क्लियर, बाइकार्बोनेट्सों में क्या होगी, वृद्धि होगी। संग में आपको यह भी पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन्स आयनों में क्या होगी, कमी होगी। ये चीज अगर आप समझ गए तो फिर आपको कंफ्यूजन होने का कोई भी स्पेस नहीं रहता है। सबसे पहले यही चीज आपको समझनी है कि एसिडोसिस कंडीशन में क्या होगा और एल्कालोसिस कंडीशन में क्या होगा। नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं चाहिए। तो पीएच अगर बढ़ी तो एसिडोसिस हुआ, पीएच घटी तो एल्कालोसिस हुआ। पीएच बढ़ी तो एल्कालोसिस हुआ और पीएच घटी तो एसिडोसिस हुआ। क्लियर, आई अगेन रिपीट, जैसे जैसे पीएच बढ़ती है, पीएच इंक्रीज हो रही है तो मीडियम एल्कालिक हो रहा है, और एल्कालिक हो रहा है तो बाइकार्बोनेट्सों की एलिमेंट्स में वृद्धि हो रही है, और बाइकार्बोनेट्सों में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब डेफिनेटली हाइड्रोजन आयनों में क्या हो रही है, कमी हो रही है। सेकंड बात, अगर पीएच घट रही है तो एसिडोसिस हो रहा है, और एसिडोसिस हो रहा है तो मतलब हाइड्रोजन आयनों की कंसंट्रेशन में वृद्धि हो रही है, और जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में वृद्धि हो रही है इसका मतलब बाइकार्बोनेट्सों के एलिमेंट्स में कमी हो रही है। इस वाली बात को आपको क्लियर समझना, जो मैंने यहां पर लिख दिया। अब हम यहां पर बफर्स को क्लीन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेरी जो थ्योरी है वो मैं अपनी मानक बुक सॉन्डर्स की थ्योरी को प्रेफर करता हूं। मेरे जितने भी वीडियोस देखेंगे आप, जितने भी देखेंगे, और आपको सब बुक्स का मिक्सचर मिलेगा, लेकिन मेरी प्रेफर गाइडलाइन क्या रहेगी, सॉन्डर्स एंड मॉसबीज। तो हमने यहां पर देखा कि बफर्स क्या करते हैं। बफर्स अकॉर्डिंग टू सॉन्डर्स थ्योरी चल रहे हैं पूरा टॉपिक, ठीक है। बफर्स क्या कर रहे हैं, बफर्स कह रहे हैं कि वह केमिकल सब्सटेंस, वे सब्सटेंस जो कि पीएच को न्यूट्रलाइज करे, पीएच को न्यूट्रलाइज करे, इनको क्या बोलेंगे आप, बफर्स बोलेंगे। पीएच को न्यूट्रलाइज करे मतलब द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द पीएच। न्यूट्रलाइज कैसे करेगा, देखिएगा, दो प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस रखे हैं आपने यहां पर, एक तो एसिडोसिस और एक एल्कालोसिस। अब आपको इस कंडीशन में पीएच बफर्स का रोल देखना है, किस प्रकार से यह बफर को न्यूट्रलाइज करेगा। डिपेंडेंसी देखनी है कि हाउ इज दैट पॉसिबल, कैसे बफर न्यूट्रलाइज करेंगे, यह बात समझनी है। सबसे पहला बफर हम रख लेते हैं, और वो है हीमोग्लोबिन बफर। हीमोग्लोबिन बफर सेकंड बफर रख देते हैं हम प्लाज्मा प्रोटीन बफर। प्लाज्मा प्रोटीन बफर थर्ड नंबर पर रख देते हैं हम कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट बफर। एंड फाइनली फोर्थ, फॉस्फेट बफर। यह आपके सॉन्डर्स के बुक के गाइडलाइन के हिसाब से हम यहां पर आपको एक एक चीज समझाते चलेंगे। तो सबसे पहली बात हम डिस्कस करते हैं हीमोग्लोबिन बफर की। यह रहा हीमोग्लोबिन बफर, आपका टॉपिक ये रहा हीमोग्लोबिन बफर। देखिए, हीमोग्लोबिन बफर को समझने के लिए आपको यहां पर सीक्वेंशियली समझना पड़ेगा। देखिए कि हम यहां पर बात कर रहे हैं शॉर्ट एग्जांपल से, एकदम शॉर्ट एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन की। और इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या हुआ
इंटरनल रेस्पिरेशन की कहानी समझिए कि इंटरनल रेस्पिरेशन में आपका ऑक्सीजन किसको दिया गया, टिश्यूज को दिया गया, टिश्यूज से CO2, टिश्यू से क्या होगा, CO2 कहां पर आया, वेन्स में आया, और ये जो गैस एक्सचेंज हुआ O2 CO2 इसे क्या बोला आपने, टिश्यूज के माध्यम से क्या बोला आपने, इंटरनल रेस्पिरेशन बोला। मैं यहीं पर आपका टॉपिक रख रहा हूं, टॉपिक का नेम है CO2 का ट्रांसपोर्ट। टॉपिक का नेम क्या है, CO2 का ट्रांसपोर्ट। इसमें आपको समझ में आएगा किसका रोल, इसमें आपको रोल समझ में आएगा हीमोग्लोबिन बफर का। यही समझाने की कोशिश करूंगा। तो 1 मिनट के लिए अभी पूरा कंसंट्रेशन आप टॉपिक पे रखें। मुझे आपको क्लियर करना है हीमोग्लोबिन बफर, और हीमोग्लोबिन बफर मतलब हीमोग्लोबिन किस प्रकार से पीएच को न्यूट्रलाइज करना है, यह समझाना है। अब इसको हम डायरेक्ट बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट के द्वारा हीमोग्लोबिन करता है, तो यह समझ में आने वाली चीज नहीं, रटने वाली चीज है। अब इस पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा कि कैसे एसिडोसिस एल्कलोसिस ट्रीट हो रहा है, तो इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट बना के रखिए। मेरा टॉपिक आएगा CO2 के ट्रांसपोर्ट पे। तो देखिए ये है आपके पास में, सबसे पहली कंडीशन मैं बता देता हूं, ये रही आपके पास में RBC, ये है आपके सामने रेड ब्लड सेल RBC, यहां पर अपन लिख देते हैं इसको, दिस वन RBC, क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे ये रहा आपके पास में टिश्यू, और टिश्यू ने पहले क्या ली, टिश्यू ने ली ऑक्सीजन, आर्टेरियल ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हुई, ग्लूकोज आया, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हुआ, C6H12O6 का मेटाबॉलिज्म हुआ, CO2 बनी, और ये रही आपके पास में CO2। तो ये रही आपके पास में CO2, ये किससे बनी, C6H12O6 मतलब शुगर के मेटाबॉलिज्म से क्या बनी, C6H12O6 के मेटाबॉलिज्म से, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से क्या बनी, CO2 बनी। और ये CO2 सेलुलर परमेबिलिटी को 20 टाइम्स ग्रेटर इजीली क्रॉस कर सकती है ऑक्सीजन की अपेक्षा। तो यह है कहां पर आ गई, ये आ गई साहब आपके सामने CO2 कहां पर, बिटवीन द सेल इंटरस्टिशियल स्पेस पर, इंटरस्टिशियल स्पेस ये रहा आपके सामने। अब ये इंटरस्टिशियल स्पेस से हाई कंसंट्रेशन से और लो कंसंट्रेशन पे चली गई, इसको बोला आपने प्लाज्मा, और यहां पर ये आ गई CO2, और ये CO2 कहां पर आ गई, RBC में, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मतलब डिफ्यूजन के द्वारा, और ये आ गई आपके सामने CO2 ट्रांसपोर्ट होने के लिए RBC में। यहां पर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है H2O, यहां पर क्या प्रेजेंट है H2O, और क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपके सामने, गौर से समझिएगा, ये बना रहा है H2CO3, क्या बना रहा है ये H2CO3, किसके द्वारा बनाएगा, तो यहां पर लिख दीजिए मीडिएटर क्या रहेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के थ्रू H2O, और गौर से समझिए H2O और CO2 कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंसी में H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। अब ये H2CO3 क्या है साहब, H2CO3 एकदम अनस्टेबल कंपाउंड है, तुरंत टूट जाएगा। ये देखिएगा ये आपके सामने तुरंत टूट गया। एक क्या बनाया, एक बनाया इसने हाइड्रोजन आयन, और एक क्या बनाया, ये बनाया बाइकार्बोनेट्स SCO3 माइनस। क्लियर, समझ में आ रही है। CO2 का ट्रांसपोर्ट पढ़ना था, पढ़ रहे हैं। CO2 के ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, CO2 कहां पर गई, RBC के अंदर गई, RBC में जाकर के H2O से जुड़ी, H2CO3 बनाया, और H2CO3 एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, कार्बोनिक एसिड एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, और हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट्स में टूट जाता है। अब ये बाइकार्बोनेट्स क्या करते हैं, ये बात समझने की है। ये बाइकार्बोनेट्स क्या होता है, ये आते हैं RBC से बाहर, ये आ गए देखिए HCO3 माइनस, और इसकी जगह पर देखिएगा ये आपके सामने क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन, ये कहां चले गए, ये चले गए
अंदर, ये आपके सामने इस प्रकार से अंदर चले गए। तो ये जो साइकिल हुआ इसे बोला आपने क्लोराइड शिफ्ट। समझिए बात को, इसे क्या बोला आपने? क्लोराइड शिफ्ट। क्या होता है क्लोराइड शिफ्ट? पहली बात समझिए गौर से, क्लोराइड शिफ्ट क्या है? बाइकार्बोनेट्स आयन कहां से आएंगे? आरबीसी से। कहां पर आएंगे? आरबीसी से आएंगे प्लाज्मा में या फिर ब्लड में। कहां पर आएंगे? ब्लड में। जब बाइकार्बोनेट्स आयन आरबीसी से ब्लड में बाइकार्बोनेट्स आएंगे, तब क्या होगा? क्लोराइड आयन कहां जाएंगे? क्लोराइड आयन जाएंगे ब्लड से और आरबीसी के अंदर। ये तो हो गया पहला साइकिल। दूसरा, जब बाइकार्बोनेट्स आयन, ये रहे बाइकार्बोनेट्स आयन, कहां पर जाएंगे? ब्लड से। कहां जाएंगे? ब्लड से जाएंगे कहां पर? आरबीसी में। तब क्लोराइड आयन आरबीसी से कहां पर आएंगे? आरबीसी से आएंगे ब्लड में वापस आएंगे। तो ये तो जो था ये था फॉर्मूला नंबर 1। और दूसरा भी बना देता हूं मैं। दूसरा फॉर्मूला क्या कह रहे हैं? दूसरा फॉर्मूला कह रहा है कि जब ये बाइकार्बोनेट्स आयन, ये देखिएगा ये बाइकार्बोनेट्स आयन SCO3 माइनस कहां जाएंगे? आरबीसी में जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्लोराइड आयन कहां पर आएंगे? ये बाहर आएंगे। ये रहा फॉर्मूला नंबर 2। ये बात बताई मैंने, इसको बोला आपने, इस टॉपिक को क्या बोला? क्लोराइड शिफ्टिंग। कोई चीज कठिन नहीं है, बस समझना है, समझना जरूरी है, वरना हमेशा रटते रहेंगे। अब आपको डायरेक्ट बुक के अंदर दे रखा है कि क्लोराइड शिफ्टिंग के द्वारा एसिडोसिस एल्कलोसिस ट्रीट होता है। देखिए समझिए कैसे हो रहा है। मान लीजिए कि CO2 मतलब एसिडोसिस हुआ है, क्लाइंट को क्या हुआ है? एसिडोसिस हुआ है। एसिडोसिस हुआ है। अब इस एसिडोसिस के अंदर क्या हो रहा है? मैंने क्या बताया था आपको? एसिडोसिस में क्या होता है? गौर से समझिएगा। एसिडोसिस के अंदर हाइड्रोजन आयनों में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। संग में बाइकार्बोनेट्सों में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ये बताया था नहीं बताया था? अभी बताया मैंने आपको। हाइड्रोजन आयन में वृद्धि हो गई और बाइकार्बोनेट्सों में क्या हो गई? कमी हो गई। यही चीज मैंने बताई। एसिडोसिस में हाइड्रोजन का एलिमेंट्स में वृद्धि हो रही है, बाइकार्बोनेट्स में कमी हो रही है। तो क्या करा जाए? ये करा जाएगा, बाइकार्बोनेट्सों को बढ़ा दो। बाइकार्बोनेट्सों को बढ़ा दोगे तो एसिड क्या होगा? एसिड क्या होगा? न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो देखिएगा सिस्टम समझिए। अब यहां पर क्या हुआ आपके सामने? क्लोराइड एसिडोसिस कंडीशन देखिए। एसिडोसिस में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन आयनों में वृद्धि हो रही है, क्लोराइड में बाइकार्बोनेट्सों में कमी हो रही है। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे आप? बाइकार्बोनेट को बाहर निकालना है, इसका मतलब कौन सा सूत्र लगाएंगे आप सूत्र लगाएंगे फॉर्मूला नंबर 1। देखिए एसिडोसिस कंडीशन में क्या होगा? बाइकार्बोनेट्स कहां पर आएंगे? बाहर आएंगे। कहां से? बाइकार्बोनेट्स कहां पर आएंगे? बाइकार्बोनेट्स कम फ्रॉम द आरबीसी टू द प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के अंदर क्या हुआ है? आपको पता है प्लाज्मा के अंदर बाइकार्बोनेट्स बढ़ गए, और जब बाइकार्बोनेट्स बढ़ जाएंगे एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे और कंडीशन ट्रीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपके सामने एक वर्क किया। सेकंड नंबर पे देखिएगा कि अब हम बात करते हैं एल्कालोसिस की। ये रहा एल्कालोसिस कंडीशन को भी समझ लीजिए। एल्कालोसिस में क्या बताया था मैंने? बाइकार्बोनेट्स में वृद्धि होगी और हाइड्रोजन आयनों में क्या होगी? कमी होगी। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एल्कालोसिस कंडीशन बोलेंगे। अब आपको क्या करना है? बाइकार्बोनेट्स बढ़ रहे हैं तो उसको घटा दीजिए। घटाने के लिए क्या करेंगे आप? फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई करिए। कौन सा? फॉर्मूला नंबर 2 क्या कहता है? बाइकार्बोनेट्सों को कहां भेजना है? बाइकार्बोनेट्सों को भेजना है ब्लड प्लाज्मा से कहां पे? आरबीसी में भेजना है। इससे क्या होगा? एल्कालिक कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रीट हो जाएगी। यहां पर भी क्या चीज हुई? क्लोराइड शिफ्टिंग। तो पहला बफर आपके सामने क्लियर हुआ होगा, आपको बिल्कुल डेफिनेटली हो चुकी है ये वाली बात हीमोग्लोबिन बफर की। सेकंड नंबर पे बात करते हैं